किसान भाई और बहनों नमस्कार। आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, अभी कुछ ही घंटे बाद वर्ष 2020 का कैलेंडर बदलने वाला है और ये वर्ष अब इतिहास की गोद में बैठने जा रहा है। समय है कि जब हम ये विचार कर लें कि हमने 2020 में क्या खोया और क्या पाया, जिससे कि हमको सबक मिल सके और ये जानने का मौका मिल सके कि हमारे अगले वर्ष के यानी 2021 के संकल्प क्या होंगे। नए उत्साह के साथ हम तैयारी करें आने वाले वर्ष की और खेती को विकास के नए सोपान की ओर ले जाने की कोशिश करें। 2020 की विशेष झलकियों के बारे में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज के जो मेहमान विशेषज्ञ हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दखल रखते हैं और साथ में मालवा अंचल के हैं। प्रदेश का जो सबसे सरसब्ज क्षेत्र है मालवा, वहाँ के आप प्रतिनिधि हैं और चूँकि एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के आप संपादकीय पेज को देखते हैं तो जो देश दुनिया के सबसे ज़्यादा विद्वजन अपनी राय जिस पेज पर व्यक्त करते हैं, तो सभी विषयों की जानकारी रखने के कारण आज हम ईश्वर शर्मा जी, जो कि आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे और 2020 के पन्ने उल्टाकर देखेंगे। तो स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका ईश्वर जी। नमस्कार किसान भाइयों, यह मेरा सौभाग्य है कि खेती किसानी से शुरुआत से जुड़ा रहा और अब इस बातचीत के बहाने आपसे जुड़ूंगा, आपसे प्रेम की दिल की खेती किसानी की चर्चा करेंगे। नमस्कार जी। ईश्वर जी, जैसे कि मैंने कहा कि आप मालवा अंचल से संबद्ध हैं, तो क्या स्थिति अभी जब आप भोपाल आ रहे थे, खेत खार कैसे दिखाई दे रहे हैं? इस साल की संभावना उससे मालूम पड़ेगी। जी देखिए, खेतों में अभी भी वही खुशियाँ बिखरी पड़ी हैं जो खेतों में हर वर्ष होती थी। ये वर्ष ऐसा लग रहा है हम सबको कि बड़ा ख़राब सा बीता, लेकिन खेती के नज़रिए से कतई ख़राब नहीं बीता जी। इस वर्ष किसान भाइयों ने अपनी अथक मेहनत से, परिश्रम से खेतों में अपना पसीना बोया और जो उगाया है वो कमाल का रहा है। तो गेहूं को लेकर या अन्य अन्य फसलों को लेकर किसान भाइयों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और ये वर्ष कृषि के लिहाज से मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से एक मील का पत्थर रहा है। जी, और कई सारे सम्मान भी प्रदेश को मिले हैं, प्रदेश की खेती को और बल्कि किसानों को मिले हैं एक तरह से कहा जाए। जिसमें ये मध्य प्रदेश को 7वां कृषि कर्मण जो कि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है सबसे बड़ा, तो वो मध्य प्रदेश को लगातार 7वें बार मिला और ये बहुत स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश को यानी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को मिला है, उनके कठोर परिश्रम को मिला है, जो बहुत चुपचाप अपने खेतों में कठोर परिश्रम करते रहते हैं। उसकी अनुगूंज दिल्ली में सुनाई देती है और फिर उस पुरस्कार के जरिए पूरा देश उस अनुगूंज को सुनता है। जी ईश्वर भाई, बधाई के पात्र तो हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि लगातार 7वां है। लगातार 7 वर्षों से हमारे किसान भाइयों को ये सम्मान मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा सम्मान है ये। लेकिन अगर हम देखें तो ख़ास करके रबी फसलों को लेकर बात करें, चने और गेहूं में हम लगातार नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं। चने के मामले में हो या दलहन हो या तिलहन हो, इनमें किसानों ने मध्य प्रदेश के किसानों ने खासतौर से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धियां दर्ज की हैं और जितने भी अन्य प्रदेश हैं जहां पर कृषि रकबा काफ़ी है, उन सबसे बेहतर मध्य प्रदेश के किसानों ने किया है। दलहन के मामले में, तिलहन के मामले में, चने के मामले में, या जितना भी ऑयली सीड है के मामले में, सोयाबीन हुआ। सोयाबीन तो हमारा प्रदेश कहलाते ही है, सोयाबीन हमारा गौरव ही है। जी। तो हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे किसान भाई जो फसलें हमारी सबसे ज़्यादा होती रही हैं और जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता रहा है, लगातार हमारे किसान भाई उसमें बाजी मार रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमारा योगदान लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा कि गेहूं में अभी बात करें, जो उपार्जन किया है गेहूं का, वो तो कमाल का ही है। देखिए, उपार्जन की जो प्रक्रिया रही, देश जब लॉकडाउन में था, तालाबंदी थी और पूरा देश अपने घरों में सिमटा हुआ था, उस दौरान भी मध्य प्रदेश ने एक अभूतपूर्व कार्य किया और जो उपार्जन किया उसकी प्रक्रिया से मैं थोड़ा सा सीधे जुड़ा रहा, इसलिए उसकी वेदना को या उसकी खुशियों को मैंने अनुभूत किया। जी। शिवशेखर शुक्ला साहब हैं जो इस पूरे उनके नेतृत्व में उपार्जन किया गया पूरे प्रदेश में। तो कमाल की बात ये रही कि श्रमिकों को जुटाना, बारदान जुटाना, किसानों को अपने घरों से निकलकर जहां उपार्जन केंद्र है वहां तक बुलाना और फिर
उनके उपज को तुलवाकर उनको खाते में पैसा पहुंचाकर उनको सुरक्षित घर लौटाना, जी। ये एक इतनी बड़ी प्रक्रिया थी और इतनी श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। उसके बावजूद ये अद्भुत रहा कि एक तो देश में सर्वाधिक उपार्जन हुआ और साथ ही साथ एक भी किसान या एक भी मजदूर भाई कोरोना के संक्रमण में नहीं आया। तो ये मध्य प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है इस उपार्जन प्रक्रिया के दौरान। देखिए ना, 1,29,00,000 मैट्रिक टन, हाँ, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। देश का 1/3 उपार्जन जो है वो सिर्फ प्रदेश ने किया, इतने सारे राज्य होते हुए भी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे किसान भाइयों की है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात यह रही ईश्वर जी कि जो लघु सीमांत किसान है वो बहुत तेज़ी से आगे आए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लघु सीमांत किसानों ने इस उपार्जन प्रक्रिया में भाग लिया हो और उनको समर्थन मूल्य पे और इस तरह से खरीदी का लाभ मिला हो। हाँ, लघु सीमांत किसान अभी तक ये रहा है आज़ादी के बाद से अब तक कि मोटे तौर पर वो अपने आप को दूसरे या तीसरे पायदान पर मानते रहे, समझते रहे, या इस तरह का परिवेश भी उनके इर्द गिर्द रहा। लेकिन अब आश्चर्यजनक रूप से जब मैं हमारे अखबार के जरिए देखता हूँ या हमारे पास जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो लघु और सीमांत किसान स्वयं के बैरियर्स को तोड़कर, स्वयं के सीमाओं को तोड़कर मानसिक रूप से परिपक्व हो रहे हैं और बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। और केवल गेहूं ने हमारे प्रदेश के किसानों को 27,000 करोड़ रुपए दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ हो गई है, क्योंकि केवल एक फसल जो है इतना लाभ हमारे किसान भाइयों को दे रही है। और इसका जो नीतिगत, जो बल्कि हम कहें रणनीति जो बनाई गई थी गेहूं मौसम को देखते हुए, इसका श्रेय तो सरकार को जाता है। हाँ, निश्चित। सरकार ने बहुत माइन्यूटली प्लानिंग की। एक बड़ी दिलचस्प कहावत है कि यदि योजना बनाई जाए तो दैत्य की तरह बनाई जाए, दैत्याकार बनाई जाए, और उस पर काम किया जाए तो जौहरी की तरह किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने यही किया कि आकार कृषि के लिए जो योजनाएं बनाई वो दैत्य के आकार की बनाई और जौहरी की तरह बारीकी से काम किया, ताकि लघु और सीमांत और बहुत छोटे किसान तक भी कृषि की योजनाएं पहुंच सके, और पहुंची। जी। और देखिए ना, जब पिछले वर्ष में ही की बात हम करें तो 73,69,000 क्विंटल केवल उपार्जन किया गया था, और वो 1.29 लाख करोड़ मैट्रिक टन हो गया। लगभग 74% बढ़ोतरी हुई। हाँ, ये एक बड़ी बढ़ोतरी, बहुत बड़ी बढ़ोतरी। ऐसे दौर में जबकि विकट स्थितियां थी, जब भी हमने बेहतर कर दिखाया। मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत है जी। और इसके लिए 4,500 उपार्जन केंद्र खोले गए थे। खैर, ये तो एक छोटी सी उपलब्धि की बात कहें, लेकिन प्रदेश सरकार ने लगातार किसान भाइयों को आर्थिक मदद करने की कोशिश की है। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से किसानों को लेकर ध्यान दिया और एक फसल बीमा के तहत एक राशि 6,000 रुपये की पहुंचाई, उसमें राज्य सरकार ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मुझे बहुत खुशी होती है मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर खासतौर से, कि तब जबकि देश के अन्य राज्यों के किसान अपने उस हक के लिए, हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, उस दौर में मध्य प्रदेश के किसानों को सहजता से वो अधिकार मिला, और उसके लिए बैंकों में कतार नहीं लगानी पड़ी, उसके लिए उन्हें कहीं किसी शासकीय दफ्तर में जाना नहीं पड़ा, सीधे घर बैठे उनके खाते में आया और उन्होंने उसका आनंद लिया। जी, और कितना बहुत अच्छा नाम दिया था इस योजना को, किसान सम्मान निधि, है ना। यह आपकी मदद नहीं है, यह आपके सम्मान के लिए है। और उससे बढ़िया कदम उठाते हुए, उससे भी एक अच्छा कदम उठाते हुए हमारी प्रदेश सरकार ने उस 6,000 रुपये में 4,000 रुपये जोड़ने का फैसला लिया अपनी ओर से, और अब तो 10,000 रुपये हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे। देखिए श्रीवास्तव जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत भावनात्मक बात है वो ये है कि सरकार की नीयत क्या है ये पता चलता है इस नाम में। जी। कि उन्होंने सम्मान निधि नाम रखा, अनुदान निधि नहीं। तो वो किसानों के प्रति इस तरह का सम्मान इस सरकार में है, जी, निश्चित रूप से स्तुत्य है। हाँ, तो प्रदेश अगर कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है और लगातार अपनी स्थिति सुदृढ़ कर रहा है, तो उसमें हमारी सरकार और विभाग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी विषय पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन लगेगा एक छोटा सा विराम, और उसके बाद फिर से हमारे किसान भाइयों से हम बातचीत जारी रखेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इस अल्प विराम के बाद एक बार पुनः स्वागत है किसान भाइयों। हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बातचीत कर रहे हैं श्री ईश्वर शर्मा साहब से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदौर से आप पधारे हैं और इनसे बातचीत हो रही है इस वर्ष यानी वर्ष 2020 में हासिल की गई उपलब्धियों के लिए और क्या कुछ हमको मिल सका है, क्या दिया है इस वर्ष ने। इसी विषय पर बातचीत जारी है। हम बात कर रहे थे कि फसल बीमा योजना जो है वो एक कारगर योजना के रूप में सामने आई है और चाहे स्टेट की बात कर रहे हैं चाहे सेंट्रल की बात कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर किसानों को राशि मिल सकी है। आज भी अगर हम आज के समाचार पत्र देख रहे हैं, आपके समाचार पत्र में भी हमने देखा कि बड़ी राशि किसान भाइयों को फसल बीमा के रूप में दी जा रही है। हमने इसको लेकर ज़मीनी स्थितियां पता करने के लिए अपने स्तर पर एक जो अखबारात करते हैं, मीडिया करते हैं, हमने अपने स्तर पर किसानों से चर्चाएं की थी। तो बहुत स्वाभाविक रूप से किसान अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और उसमें ये निकल कर आया कि न सिर्फ उनके लिए खुशी का अवसर है कि उनको वो राशि सम्मान के रूप में मिल रही है, बल्कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस देश के किसान का आत्मविश्वास बढ़े, क्योंकि यही वो वर्ग है, यही वो किसान है जो बहुत तमाम मुश्किलें सहते हुए भी अपना परिश्रम लगातार करता जाता है और देश को ताकत देता है। तो ये मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खासतौर से बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो अपना आत्मविश्वास लगातार बढ़ा रहे हैं। और हम देखेंगे 2021 और 22 के वर्ष में यही मध्य प्रदेश का किसान किस तरह से मध्य प्रदेश को और आगे ले जाता है। जी बिल्कुल। और जहाँ तक फसलें खराब हुई और हर साल लगभग कुछ ना कुछ हो ही जाती हैं, लेकिन उनका मुआवजा समय पर दिया जाना, फसल बीमा दिया जाना, उसकी राशि दी जाना, ये एक बहुत बड़ा सहारा था जो सरकार की तरफ से दिया गया है। और ये अभी तो 18,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार अभी और ये वो राशि है जो सीधे किसानों तक पहुंची। जी। पहले एक ये था कि किसान और सरकार के बीच में कुछ दायरे होते थे, जी। लेकिन वो दायरे अब सारे सिमट गए हैं और सीधे सरकार किसानों से मुखातिब होती है और किसानों के पास सीधा पैसा पहुंचता है। ये बड़ी बात है। और देखिए ना, अभी प्रदेश को 8,640 करोड़ रुपए फसल बीमा का मिल चुका था। हाँ, अभी इस हफ्ते में जो और राशि दी जा रही है उससे ही आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, वो 18,000 करोड़ रुपए के आसपास है। जी जी जी। और अगर हम बात करें कि फसल क्षति हुई खरीफ में, जो पिछले साल जो खराब हुई थी फसलें, उसमें भी 35,50,000 किसानों को लाभान्वित किया गया, उनका मुआवजा दिया गया है और 1,600 करोड़ रुपए की किस्त दी जा चुकी है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि मौसम पर हमारा किसी का जोर नहीं जी। और किसान पर मौसम के सर्वाधिक प्रेम भी बरसता है जी। और सर्वाधिक मार भी बरसती है। तो ऐसे में एक छत की तरह, एक छतरी की तरह सरकार उनके साथ खड़ी होती है इस मुआवजे के पैसे के रूप में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो आंसू पहुंचने के लिए आपके साथ है, आपके कंधे में हाथ रखने के लिए कोई है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात करें तो एक बड़ी राशि जो है 1 लाख से ज़्यादा किसानों को, नए किसानों को जोड़ा है। हाँ हाँ। तो इस ढंग से जो है लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों को जहाँ कहीं जैसी ज़रूरत हुई है वहाँ पे दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि किसानों को न सिर्फ मुआवजा दिया गया, बल्कि फिर से उठ खड़े होने के लिए ऋण भी दिया गया। और उनको मतलब एक तरह से इतना प्रेम पूर्वक और सम्मान पूर्वक उनको राशि दी जाती है कि वे यदि एक फसल में पिछड़ गए हैं तो अगली फसल में अपने श्रम से, अपने कठोर परिश्रम से और सरकार की सहायता से फिर उठ खड़े हों, तो उनको ऋण भी बड़े पैमाने पर दिया जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण। ईश्वर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहाँ 0% ब्याज दर पर, माने कोई ब्याज देना ही नहीं है आपको। हाँ, ये और किसान भाइयों को अल्पकालिक कृषि ऋण दी जाते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। और जैविक खेती की बात करें, जैविक खेती में भी हम लगातार आगे आ रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पूरे देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो जैविक खेती का है वो मध्य प्रदेश का है। मतलब हमारे यहाँ की मिट्टी जो है वो बिना रसायन का, बिना केमिकल का, इस तरह का अन्न उपजा रही है
और वो बाजार तक पहुंच रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। तो 3700 से ज़्यादा क्लस्टर्स बनाए गए हैं, किसानों के समूह हैं, हाँ जहाँ पे अपन ट्रेनिंग दे रहे हैं किसानों को, उनको वो आदान, ज़रूरी आदान दिए जाते हैं। हाँ हाँ, तो उन्हें प्रशिक्षण जी, दिया जी, जा रहा बिल्कुल। है। और वो जो पारंपरिक खेती में ही संलग्न रहते थे किसान, जी। वो अब जैविक खेती का प्रशिक्षण लेकर, अनुदान लेकर, अपना श्रम लगाकर उसमें, और वो जैविक खेती में इतना आगे पहुंच रहे हैं कि वो अब उसमें विशेषज्ञ होते चले जा रहे हैं। जी, अन्य जी। प्रदेशों के किसान, हमने बीते दिनों ये पाया कि अन्य प्रदेशों के किसान भी मध्य प्रदेश के किसानों से सीखने, प्रशिक्षण लेने, उनके खेतों में ये जानने आते हैं कि यहाँ जैविक खेती का कितना बढ़िया और कितना अच्छा काम हो रहा है। ईश्वर जी, वर्ष 2020 की जो सबसे बड़ी उपलब्धि, अगर उसकी चर्चा ना की जाए तो बातचीत अधूरी रह जाएगी। जो 3 नए कृषि कानून आए हैं हाँ। किसानों के हित में, हाँ, वो देखिए हुआ ये जी। कि ये जो भ्रम रचा गया राष्ट्रीय स्तर पर, उस भ्रम से मध्य प्रदेश का किसान सर्वथा दूर रहा। जी छोटे कस्बों में, छोटे गांवों में, छोटी जोत का किसान हो, चाहे बड़े शहरों के इर्द गिर्द का किसान हो, सब्जी किसान हो, हर तरह के किसानों से हमारी चर्चा हुई और उसमें ये पाया गया कि किसान सामान्यतः एक्ट में जो बोझिल चीज़ें रहती है, कभी समझ में नहीं आती, उस तरह की चीज़ों को भी किसान ने इस बार समझा जी। है। और चूंकि किसान को ये पता है कि ये उसके हित का है, तो उन्होंने तीनों नए कृषि कानूनों का मध्य प्रदेश के किसान ने बहुत सम्मानपूर्वक स्वागत किया। जी, जी। और उसका लाभ लेने के लिए अब उत्सुक हैं, आतुर हैं, ये दिखाई देता है। और देखिए ना, मंडी के बाहर या कहीं पर भी जाके फसल बेच पाना। हाँ हाँ। और मज़े की बात यह है कि पहले उसके पास बाध्यता होती थी, किसान ने फसल उपजाई, उसे मंडी ही जाना है, वहीं बेचना है, वहीं जो भाव तय हुआ उसी में देना। लेकिन अब वह विभिन्न कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अनुबंध करेगा, कंपनियां उसके खेत से भी फसल ले जाने का उसको एक जी। सुविधा देंगी। और यदि एन वक्त पर भी किसान को लगता है कि ये जो दाम है ये मेरी फसल के अनुरूप नहीं है, तो वो एन वक्त पर भी अपने उस अनुबंध को अपनी ओर से रद्द कर सकता है। लेकिन कंपनी अपनी ओर से रद्द नहीं कर सकती। और इसका एक सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे ताज़ा उदाहरण हाल ही में होशंगाबाद में हमने देखा जी। कि वहाँ एक कंपनी ने एक किसान से किए गए अनुबंध से फसल खरीदने से नानुकुर किया था, क्योंकि कंपनी को लगा कि फसल में थोड़ी कमी पेशी है। लेकिन उस कानून के तहत उस कंपनी पर न सिर्फ कार्रवाई हुई, बल्कि उससे सारा अनुदान का पैसा, सारा अनुबंध के तहत जो पैसा था, वो उस किसान को दिलवाया गया। वो पहली बार ऐसा हुआ कि किसान अपनी उपज का मूल्य निर्धारण करने में खुद समर्थ हुआ, हाँ अन्यथा बाजार पर निर्भर रहता था। हाँ। देखिए किसी भी क्षेत्र में हो, व्यक्ति अपनी मेहनत से जो भी उत्पादन हुआ है उसका मूल्य खुद निर्धारित करता जी। है। टीवी कंपनियां टीवी उत्पादित करती हैं, स्वयं का मूल्य निर्धारित करती हैं। ट्रैक्टर कंपनियां ट्रैक्टर का मूल्य स्वयं निर्धारित करती हैं। तो किसान को स्वयं की फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? जी। और यही अधिकार इन तीनों नए कृषि कानूनों के तहत दिया गया है, जो कि उसको उसके श्रम का मूल्य तय करने का स्वयं को अधिकार देता है। और ये जो कृषि सेवा करार वाला जो कानून है, भाई मेरी मर्जी होगी तो मैं कंपनी से करूंगा, और मेरी मर्जी होगी, मुझे नहीं फ़ायदा मिलेगा तो मैं करार तोड़ दूंगा। ये अधिकार जो किसान को दिया गया है, ये तो किसान के सम्मान के लिए बात है, उसका आत्मविश्वास को बढ़ाने की बात है। हाँ। और इस अधिकार में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि एक दूरी तय कर ली कंपनी और जी। किसान ने अनुबंध की, और फसल आ गई, फसल पक गई, फसल जब कंपनी को बेचना है, जी। लेकिन किसान को एन वक्त पर भी लगता है कि उसके फसल का दाम ठीक से नहीं मिल रहा है, तो कंपनी को राम राम कर सकता है जी। और वो तुरंत कहीं फसल अपनी दूसरी जगह बेच सकता है। ये अद्भुत स्वतंत्रता है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि सिंचाई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। हाँ सिंचाई का क्षेत्र बहुत तेज़ी से, और अभी तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है ना 382 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है। हाँ हाँ। देखिए जब तक जैसे शरीर में रक्त जब सींचा जाता है जी। तो शरीर बड़ा स्वस्थ होता पुष्ट है। होता है, जी। वैसे ही यदि सिंचाई का पानी, सिंचाई के तहत पानी यदि खेतों के रगों में जाएगा जी। तो मिट्टी उत्फुल्लित होगी, और जो उपजाएगी वो वही होगा जिससे कृषि कर्मण मिलता है। तो किसान जो है, किसानों को सरकार की ओर से सहायता दी जाना, सिंचाई का पानी वहाँ तक पहुँचा दिया जाना, और फिर किसान का उस पानी में अपना पसीना मिलाकर बीजों को उगा देना, ये कमाल की कहानी जो मध्य प्रदेश में लिखी जा रही है। बिल्कुल बात है। और 2002-03 में जहाँ पर केवल 7,50,000 हेक्टेयर रकबा था सिंचाई का, हाँ। वो अब बढ़कर 40,27,000 हेक्टेयर होगा बहुत जल्दी से। ये हाँ बहुत 65 लाख हेक्टेयर तक पहुँच जाएगा। ये बहुत बड़ी सौगात है हमारी सरकारों की ओर से किसान भाइयों के लिए। और वर्ष 2020 जैसा भी हो, चाहे जितनी बीमारियों से ग्रस्त संसार रहा हो, हाँ।
लेकिन हमारे किसानों ने एक मिसाल कायम की है। किसानों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायी रहा है। हाँ हाँ। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सिंचाई क्षेत्र में, जो कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में, जो जैविक खेती के क्षेत्र में, जो उर्वरक के क्षेत्र में, जो उत्पादन के क्षेत्र में, जो उपार्जन के क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों ने प्रगति की है, वो निश्चित रूप से बड़े फ़ायदे की हैं। और 2021 में बहुत सारी संभावनाओं का दोहन फिर करेंगे हमारे किसान भाई, और ज़्यादा सरसब्ज हों। इसी के साथ नए वर्ष की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। किसान भाई देखें खबरें खेती की और इजाज़त दें ईश्वर शर्मा और स्वदेश श्रीवास्तव को। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई, नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। किसानों को गन्ने का होगा बकाया भुगतान, कड़कनाथ के लिए 3 करोड़ स्वीकृत। किसान भाई शीघ्र कराएं फसल बीमा, गेहूं की पिछेती बुवाई शीघ्र करें और टमाटर में कीट नियंत्रण के उपाय। अब खबरें विस्तार से। किसानों को गन्ने का होगा बकाया भुगतान। केंद्र सरकार ने करीब 60 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए चीनी मिलों को 3,574 करोड़ रुपए सब्सिडी देने को मंजूरी दे दी है। यह सब्सिडी अक्टूबर से शुरू हो रहे विपणन सत्र 2020 से 21 के लिए है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने करीब 5,360 करोड़ रुपए की लंबित निर्यात सब्सिडी बकाये को हरी झंडी दे दी है, जिसे 1 सप्ताह के भीतर किसानों के बैंक खाते में सीधा हस्तांतरित किया जाएगा। दोनों फसलों का मतलब चालू साल में मिलों को गन्ना किसानों का समय से भुगतान करने में सक्षम बनाना और गन्ने के बकाये का भुगतान करना है। धार जिले के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। कड़कनाथ कुक्कुट पालन के लिए यह राशि इन जिलों के 20 समितियों के 300 सदस्यों को दी जाएगी। प्रत्येक हितग्राही को 28 दिन के निःशुल्क वैक्सीनेटेड 100 चूजे, दवा, दाना पानी, बर्तन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। पालन पोषण के लिए हितग्राहियों के निवास पर शासन द्वारा शेड भी निर्मित किया जाएगा। प्रबंध संचालक कुक्कुट विकास निगम डॉक्टर HBS भदौरिया ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और पौष्टिक गुणों के कारण कड़कनाथ की मांग तेजी से बढ़ रही है। समय का लाभ उठाते हुए हितग्राहियों की आय बढ़ाने के साथ ही मांग की आपूर्ति के लिए केंद्र शासन की मदद से यह योजना आरंभ की गई है। जनवरी तक की होती है, परंतु कुछ वातावरणीय कारणों से इस अवधि को पूरे दिसंबर से जनवरी माह के अंत तक भी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में जहां उष्ण कटिबंधीय फसलें उगाई जाती हैं, वहां फसलों को गुणवत्ता तथा उत्पादन के पाले एवं सर्दी का प्रभाव पाया जाता है। इसके कारण फलदार पौधे का भी नुकसान होता है। ऐसे में पौधों के पत्ते सड़ने से बैक्टीरिया जनित बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है। पत्तियां, फूल तथा फल सूख जाते हैं। फलों के ऊपर धब्बे पड़ने लगते हैं, जिससे उनका रूप और स्वाद भी खराब हो जाता है। फसलों में पाला पड़ने की आशंका पर घुलनशील सल्फर 85% की 3 ग्राम मात्रा या थायो यूरिया की 0.5 ग्राम मात्रा या व्यापारिक गंधक अम्ल की 1 मिली मात्रा प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा खेत के चारों ओर धुआं करना भी उपयोगी पाया गया है। बीमारी से फसलों को बचाया जा सके, लहसुन एवं प्याज से लगाने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही पशुओं में टीकाकरण का महत्व समझाते हुए किसानों को प्रेरित किया गया है। गेहूं की पिछेती बुवाई शीघ्र करें। किसान गेहूं की पिछेती बुवाई का कार्य अतिशीघ्र करें तथा बीज दर भी 25% बढ़ाकर करें। गेहूं की फसल जहां पर 20 से 22 दिन की हो चुकी है, उसमें प्रथम सिंचाई अवश्य करें। यह कृषि संबंधी सामयिक सलाह कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को दी गई है। किसानों से कहा गया है कि गेहूं की फसल में जहां पर प्रथम सिंचाई कर दी गई है, उन खेतों में उपयोग की गई यूरिया की शेष आधी मात्रा में से 50 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें तथा चौड़ी एवं संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु आइसोप्रोटॉन खरपतनाशी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। छिड़काव के समय खेत में नमी होना आवश्यक है। सरसों की फसल जहां पर 45 से 60 दिन की अवस्था में हो, वहां पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। टमाटर में कीट नियंत्रण के उपाय। टमाटर की फसल को कई तरह के कीट नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें कटुआ कीट से अत्यधिक नुकसान टमाटर फसल को होता है। यह कीट जमीन की सतह से टमाटर के तने के कोमल भाग को काटता है।
इसी के रोकथाम के लिए मोनोफ्रोटोफॉस 20 EC दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधे की जड़ों के पास छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा अर्धगलन रोग से भी टमाटर को नुकसान पहुंचता है। यह रोग पीथियम, राजोस्टोनिया और फाइटोक्योथोरिया नामक फफूंद के कारण होता है। यह रोग नर्सरी में लगता है। इस रोग से संक्रमित पौधे जड़ के पास से गलकर सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कैप्टन नामक फफूंदनाशक दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंदर पर छिड़काव करने से समुचित नियंत्रण होता है। पशुओं को एक टंगिया रोग से सुरक्षा। एक टंगिया रोग पशुओं की खतरनाक बीमारी है। यह 6 माह से अधिक आयु वर्ग के गाय व भैंसों में होने वाला जीवाणु जनित रोग है, जो कि पशुओं के भारी मांसपेशियों को प्रभावित करता है। पशु के पुट्ठे में सूजन आ जाती है तथा पशु लंगड़ा लंगड़ा कर चलता है। सूजन वाले भाग को दबाने पर चरचर की आवाज आती है। इसके नियंत्रण के लिए टीका द्रव्य BQ वैक्सीन 2 मिलीलीटर उपत्वची मार्ग से गाय, भैंस, भेड़ व बकरियों को देने से समुचित लाभ मिलता है, जो भारत में एक राष्ट्र एक योजना थीम के अनुरूप कृषि बीमा प्रदान करती है। यह योजना किसानों की फसलों को सुनिश्चित करती है और उनका बीमा कराती है ताकि वे तनाव मुक्त होकर खेती कर सकें। यह वाणिज्यिक और बागवानी फसलों, तिलहन और खाद्य फसलों, अनाज, बाजरा और दलहन को वार्षिक रूप से कवर करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन किसानों के लिए वैकल्पिक है जिन्होंने संस्थागत ऋण का लाभ नहीं उठाया है, जबकि उन सभी किसानों को योजना के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया जाता है जिन्होंने बैंकों से संस्थागत ऋण लिया है। रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। किसान भाई शीघ्रता से फसल बीमा कराएं। किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।